हेलो बच्चों। आरके लंचपॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, जो कि तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 10 वित्तीय बाजार की आज पहली एक्सरसाइज हम इस चैप्टर में करेंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं, पहला चैप्टर है जो कि इसके दो हैं, 10.1 और 10.2, यानी कि इसमें कुल दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो दो वीडियो में तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले के जो 9 तक चैप्टर है नहीं देखा है तो उनके प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है मैंने, वहाँ से जाकर देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, नोट्स के लिए नोट्स के लिए नीचे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं डाउनलोड होता, कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आती है, कोई समस्या आती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाके कुछ भी पूछ सकते हो, नोट्स वगैरह मांगने हो तो वहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में 10.1 की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10.1। ठीक है, वित्तीय बाजार की अवधारणा बताई गई है और प्रकार बताया गया है कि वित्तीय बाजार क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय बाजार क्या होता है जान लेते हैं। इसका अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों का उत्पन्न एवं विनिमय करता है। ठीक है, वित्तीय बाजार वह बाजार है जो क्या करता है, वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और उनका विनिमय करता है। विनिमय विनिमय करने का मतलब तो जानते होंगे कि विनय विनिमय करने का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, खरीदना बेचना विनिमय कहलाता है। ठीक है, और वित्तीय संपत्ति जैसे कि तुम्हारा स्टॉक्स होते हैं, टाटा के स्टॉक है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स वगैरह तुम जानते होगे, उनको कहते हैं। ठीक है, तो जो वित्तीय बाजार होता है वो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और उनका विनिमय करता है, मतलब कि आदान प्रदान, लेन देन, यानी कि खरीद बिक्री करता है। अब इसके एग्जाम्पल मैं तुम्हें अगर दूं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम ऐसे समझ जाओगे, जैसे कि तुमने ग्रो सुना होगा। ग्रो सुना है ना, जिसपे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, ग्रो हो गया, और तुम्हारा एक ये हो गया, एंजल वन हो गया। ये सारे जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ग्रो, एंजल वन, उनको तुम वित्तीय बाजार मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। प्रतिभूतियों प्रति प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। वित्तीय संपत्तियाँ वहाँ पर आती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ जो उनको रजिस्टर्ड करती है वहाँ पे और अपने शेयर्स को वहाँ पे लेके जाती है। तो क्या होता है, वहाँ पे वित्तीय संपत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एक तरीके से वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट उनको तुम कह सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वित्तीय संपत्ति क्या होती है। वित्तीय संपत्ति जैसे कि मैंने बता चुका पहले ही तुम्हें, जैसे कि अंश यानी कि शेयर्स वगैरह हो गए, खजाना बिल, ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र। ठीक है, ये सारे होते हैं जिनको हम वित्तीय संपत्ति कहते हैं। ठीक है, अब वित्तीय बाजार के कार्य क्या होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बचतों को गति प्रदान करना व अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। ठीक है, वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। यह बाजार रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को ऐसी जगह ले जाता है जहां जहां वास्तव में उसकी जरूरत होती है। जहां वास्तव में उसकी जरूरत होती है वहां ले जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास जो भी उनका सेविंग्स होती हैं, जो धन उनके पास बच जाता है, उनको वो क्या करता है, लोग चाहते हैं कि उनसे हम थोड़ा बच रहे हैं, जो हमारे पास पैसे, उनसे थोड़ा हम और कुछ भी कमा लें, थोड़ा और ज़्यादा आमदनी हो जाए, उसको हम अपने पास ना रखें। वो सोचते हैं, तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, वो शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके पास जो उनकी सेविंग्स, जो पैसा अभी पड़े हुए हैं, एक तरीके से वो बेकार ही पड़े होते हैं, क्योंकि उनका अभी कोई ज़रूरत नहीं होता है, उनका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको वो शेयर बाजार में लगा देते हैं और उससे उनका क्या होता है कि उनकी जो प्रॉफिट्स होती हैं, जो सेविंग्स होती है, वो बढ़ जाती हैं। हालांकि इसमें कम होने के भी पूरे पूरे चांसेस है कि बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क 100% रहता है। ठीक है, जितना हमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस के चांसेस होते हैं। इसलिए बिना जानकारी के, बिना जाने शेयर बाजार में कभी नहीं घुसना चाहिए। आगे चल के इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है तुम्हारा मूल्य खोज में सहायक।
किसी भी वस्तु व सेवा का मूल्य मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की भांति ही निवेशक भी अपनी प्रतिभूतियों के मूल्य की खोज करते हैं। वित्तीय बाजार निवेशकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक है। जो वित्तीय बाजार है वो निवेशकों को अपने शेयर के या संपत्ति के या प्रतिभूति की मूल्य निर्धारित करने में सहायता करते हैं। मूल्य खोज करने में मतलब वही कि वो अपने जो भी उनकी प्रतिभूतियां हैं उसको कितने में वो दे, कितने में उसको बाहर निकाले, कितने में उसको लिस्ट करें, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर मूल्य खोज लिख रखा है। तो क्या करता है, कोई भी अगर इन्वेस्टर है, निवेशक है, अगर वो अपनी प्रतिभूति का मूल्य डिसाइड करना चाहता है कि मैं अपनी मूल्य शेयर की कितने कीमत क्या रखूँ, 10 रुपये रखूँ, 20 रुपये रखूँ या 4 रुपये रखूँ, 5 रुपये रखूँ, तो क्या करता है अपने शेयर से रिलेटेड शेयर्स को क्या करता है सर्च करेगा। किसमें सर्च करेगा, फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में खोजेगा, देखेगा कि मेरे जैसी जो शेयर है सेम फील्ड की उसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस है, ठीक है। उसके हिसाब से वो अपनी प्रतिभूति अपने शेयर की कीमत निर्धारित कर देता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो मूल्य खोज में सहायक यानी कि मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। अगला है वित्तीय संपत्तियों में तरलता। यह एक ऐसा बाजार है जहां सभी प्रतिभूतियों के क्रेता व विक्रेता हर समय उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रतिभूतियों में तरलता बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिभूतियों में तरलता बनी रहती है, क्यों? क्योंकि इस बाजार में हमेशा खरीदने वाले और बेचने वाले यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों की यहाँ पे 100% उपलब्धता रहती है। मतलब कि हमेशा कोई ना कोई तुम्हें जरूर हमेशा 24 घंटे यहाँ पे सेल और परचेजिंग का काम चलता रहता है, इसलिए तरलता यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा एक भी मिनट नहीं होगा जिस टाइम पे यहाँ पे खरीद बिक्री नहीं होती हो, इसलिए तरलता यहाँ पे बनी रहती है। व्यवहारों की लागत कम करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय व धन खर्च होता है। वित्तीय बाजार द्वारा ये सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जाती है, जिससे व्यवहारों की लागत कम हो जाती है। मतलब कि व्यवहारों की लागत कम करने का मतलब ये है कि किसी प्रतिभूति को अगर तुम खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में तुम सब कुछ देखोगे पहले कि कंपनी क्या करती है, कितने साल से है, कितने साल से इसको प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने साल से इसको हानि हो रही है, कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कितने कर्मचारी हैं, कैसी कंपनी है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, बहुत सारी चीज, छोटी से छोटी चीजों के बारे में तुम देखना जानना चाहते हो और उसके लिए तुम क्या करते हो, इधर उधर सर्च करते हो। मतलब कहाँ से पता चल जाए, कैसे पता चल जाए। उसमें क्या होता है कि पैसा तो नहीं बोलूंगा लेकिन समय ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अब क्या करती है कि प्रतिभूति जो बाजार है, वित्तीय जो बाजार है, वो खुद ही उपलब्ध करा देती है। जैसे कि मैंने तुम्हें ग्रो और एंजल वन का एग्जाम्पल दिया। ग्रो और एंजल वन दो हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर तुम कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो तो क्या करोगे, या तो ग्रो पे जाओगे या तो एंजल वन पे जाओगे। तो जिस भी अब तुम प्रतिभूति को, जिस शेयर को खरीदना चाहते हो, उसकी सारी की सारी डिटेल यहीं पर मिल जाएगी। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और पे जाके अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम वहीं पे देखो और वहीं से तुम सब कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यवहारों की लागत को कम करना, मतलब कि उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करने में समय धन खर्च होने से बचाना, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है देखते हैं। अब हम देखेंगे वित्तीय बाजार के प्रकार, ठीक है। वित्तीय बाजार के प्रकार, पहला मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार क्या होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात पहले बता दूं कि जो चैप्टर 10 है इसमें मैं तुम्हें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ नहीं बता रहा है, किसी में विशेषता हो गई, किसी के कुछ प्रकार वगैरह हो गए, तो जिन जिन के मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम ऐसा मत समझना कि मैंने छोड़ दिया या मेरे को समझ में नहीं आ रहा या बताना नहीं चाह रहा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें केवल वो बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ ही पेपर में आती हैं, ठीक। ये तो तुम्हें पता है कि बुक में जितनी चीज़ें लिखी हो सारी की सारी पेपर में नहीं आती। तो जो पेपर में नहीं आती हम उनको पढ़ के अपना समय बर्बाद भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं वही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुद्रा बाजार देखेंगे। इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिनमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। मुद्रा बाजार मतलब कि इसमें अल्पकालीन यानी कि 1 साल से कम टाइम के लिए प्रतिभूतियों यानी शेयर्स को
खरीदा बेचा जाता है उसको मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक, मुद्रा बाजार प्रपत्र क्या होते हैं अब इनको जानेंगे हम। खजाना बिल क्या होता है, एक मुद्रा बाजार प्रपत्र है, क्योंकि खजाना बिल की जो अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो 1 साल से कम का होता है। ठीक है, अगर जहां पर तुम्हें मुद्रा बाजार दिख जाए मतलब समझ लेना वो 1 साल तक के लिए है या 1 साल से कम के लिए है। ठीक है, इसका अभिप्राय ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र से है जो कि केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं और जनता को जारी करती है। खजाना बिल याद रखना कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खजाना बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, इसको कौन जारी करता है। तो इसको जारी केंद्रीय सरकार करता है, आरबीआई नहीं करती, याद रखना। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में आरबीआई भी देखने को मिलेगा, तो हो सकता है तुम आरबीआई पे टिक कर दो। ठीक है, तो याद रखना कि आरबीआई नहीं, केंद्रीय सरकार जारी करती है। ठीक है, और ये अल्पकालीन होती है क्योंकि इनकी समय अवधि 1 साल से कम की होती है। ठीक है, अगला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनियों द्वारा अपनी अल्पकालीन मौसमी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। जो कमर्शियल पेपर होते हैं ये भी एक तरीके के मुद्रा बाजार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनकी जो समय अवधि होती है वो बहुत ही छोटी होती है और इसको केवल वह कंपनी जारी करती है जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी साख हो। मतलब साख का मतलब गुडविल होता है, गुडविल। गुडविल के बारे में मैं आशा करता हूँ कि 11th क्लास में तुम्हें इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया हो और अच्छे से तुम समझते होगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गुडविल और साख का मतलब होता है कि जैसे कि तुम किसी का अपना नाम जान पहचान बनाना क्या कहलाता है, गुडविल साख कहलाता है। जैसे तुम एग्जांपल देता हूँ, तुमने अग्रवाल का नाम तो सुना ही होगा, अग्रवाल का नाम तो सुना ही होगा, अग्रवाल स्वीट्स। तो अग्रवाल स्वीट्स के नाम से सुनते ही तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी मिठाई जो होंगी वो बढ़िया होंगी, नंबर 1 होंगी। ठीक है, या वृंदावन की मिठाई, ऐसी जो कोई चीज़ें होती हैं जिनके नाम से ही तुम्हें उसके काम के बारे में पता चल जाता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो टाटा। ठीक है, टाटा की कार ले लो, आंख बंद करके कोई भी बंदा टाटा की कार खरीदना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि टाटा की गुडविल अच्छी है। तुम्हारे सामने 2 कार रखी जाए, एक टाटा की रखी जाए, ठीक है, और एक किया की रखी जाए। ठीक है, टाटा और किया 2 ऑप्शन दिए जाए तो लगभग 100 में से 80% जो आदमी होंगे, बंदे होंगे, वो टाटा लेना पसंद करेंगे। आंख बंद करके टाटा को ले सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी गुडविल के बारे में पता है, इसके बारे में वो जानते हैं, इसकी गुडविल अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी जो होती है अच्छी होती है। और गुडविल उन्हीं चीज़ों की अच्छी होती है जिनकी सर्विसेज अच्छी हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो जिनकी गुडविल अच्छी होती है वही कमर्शियल पेपर जारी करते हैं क्योंकि लोगों को इनके ऊपर भरोसा होता है। ठीक है, इनसे क्या करते हैं, वो अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं 1 साल से कम के लिए, उन सभी का खर्चा वो इनसे निकाल लेती हैं जब ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है, इसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। अगला है तुम्हारा मांग मुद्रा। नाम से ही पता चल रहा है मांग मुद्रा, जब भी मांगो मिल जाए क्या कहलाएगी, मांग मुद्रा कहलाएगी। इसका अभिप्राय ऐसे ऋण पत्र से है जिसका भुगतान ऋणी व ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है। इसमें ऋण की अवधि 1 से 15 दिन तक की होती है। ठीक है, मतलब मांग मुद्रा, जैसे कि तुमने मेरे से मान लेते हैं 100 रुपये लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और तुमने मुझे, जब तुम मेरे से पैसे ले रहे थे, तुमने कहा मेरे से कि भाई 100 रुपये दे दे अभी, मैं तेरे को कल 100 रुपये दे दूंगा, वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये मांग मुद्रा हो गई कि तुमने मेरे से 100 रुपये लिए हैं और कल वापस कर दोगे। अगर कल को तुम मुझे वापस नहीं देते तो मैं तुमसे आगे तुरंत मांग सकता हूँ, अल्लाह भैया तूने बोले थे कि 1 दिन में ही दे देगा, तूने दिए नहीं पैसे, ला मेरे 100 रुपये दे। तो ये मांग मुद्रा हो गई, इसे मांग कर वापिस लिया जा सकता है। इसकी समय अवधि 15 दिन तक की होती है। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र, यह एक विनिमय साध्य प्रपत्र है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचान द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। इसका अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख का होता है। जमा प्रमाण पत्र क्या होता है, एक विनिमय का साध्य होता है। ठीक है, और इसका एक निश्चित समय, जो भी टाइम दिया होता है, जो भी टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन 1 साल से कम। ठीक, उस टाइम के बाद बेचान द्वारा, बेचान का मतलब समझते क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई चेक हो तो उसको तुम
क्लियर करने के लिए कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो। तो जमा प्रमाण पत्र के लिए एक मिडल मैन, यानी कि बीच में क्या कहते हैं उनको, मध्यस्थ, मध्यस्थ का काम करता है बेचान, ठीक है। तो बेचान के पास लेके जाके हम क्या कर सकते हैं? हस्तांतरण करा सकते हैं। इसका कम से कम राशि जो होती है 5 लाख होती है, ठीक है। 5 लाख तक की राशि या 5 लाख से ऊपर तक की राशि के लिए जमा प्रमाण पत्र हम जारी कर सकते हैं किसी को भी, ठीक। अगला है वाणिज्यिक बिल। यह एक विनिमय साध्य प्रपत्र है जिसे आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता स्वीकार करता है। क्रेता दे तिथि पर बिल का भुगतान कर देता है। इसकी समय अवधि 90 दिन की होती है, ठीक है। जो वाणिज्यिक बिल होता है ये भी एक तरीके का विनिमय प्रपत्र होता है। अगर तुम किसी से कोई चीज़ लेते हो, खरीदते हो, उधार लेते हो, तो उसके बदले में तुम वाणिज्यिक बिल उसको दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से तुम इसे डिमांड ड्राफ्ट ही मान लो। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। डिमांड ड्राफ्ट जानते हो ना? बैंक से जाके तुम बनवा सकते हो किसी के भी नाम पे। तो जिसको देना है तुम्हें, उसके नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा दो। जैसे कि तुम्हें 500 रुपये देने हैं उसको, डिमांड ड्राफ्ट पे लिखवाओ 500 रुपये देने हैं उसको, उसका नाम डलवा दो और डेट डलवा दो, ठीक है। तो वो बंदा चाहे तो उस डेट से पहले पहले कभी भी जाकर उसका भुगतान कंपनी नहीं, किसी भी बैंक में जाके करवा सकता है, ठीक है। उसी को वाणिज्यिक बिल कहते हैं। ये जो मैंने तुम्हें डिमांड ड्राफ्ट बताया वो वाणिज्यिक बिल का एग्जाम्पल दिया मैंने। ये मत समझ लेना कि डिमांड ड्राफ्ट कोई वाणिज्यिक बिल कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कि कोई भी बंदा अगर कुछ उधार लेता है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? वाणिज्यिक बिल उसके नाम पे जारी कर देगा। मतलब कि जैसे तुमने मेरे से सामान खरीदा और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने बोला कि भाई सामान अभी दे दे, मैं तेरे को पैसा इसका हो सकता है बोल दोगे तुम 15 दिन बाद मैं तेरे को इसका पैसा दे दूंगा। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, पैसा 15 दिन बाद दे दियो, लेकिन ऐसे ही नहीं दूंगा तुझे सामान। सामान तो तू ले जा, ठीक है, लेकिन तेरे नाम का मैं एक वाणिज्यिक बिल जारी कर देता हूँ, तू मेरे को वाणिज्यिक बिल दे जा। उसमें मैं क्या लिखूंगा? तुम्हारा नाम लिख दूंगा कि भाई मुझे तुमसे इतने पैसे लेने हैं और 15 दिन बाद तुम ये पैसा दोगे। उसमें लिखूंगा, तुमसे साइन करवा लूंगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर वगैरह डाल दूंगा और तुमसे ले लूंगा, और एक बिल उसकी एक कॉपी तुम्हें दे दूंगा, एक अपने पास रखूंगा, ठीक है जी। और उसकी जो अधिकतम अवधि होती है, मतलब कि 3 महीने तक की इसकी वैलिडिटी होती है। 3 महीने बाद ये क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाणिज्यिक बिल होता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ये भी तुम्हारा मुद्रा बाजार में ही आता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में मैंने क्या बताया कि मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम के लिए होता है, और जो पूंजी बाजार होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। अभी पढ़ लेते हैं इसकी क्या है डेफिनेशन, फिर बताता हूँ। इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में, दीर्घकालीन का मतलब कि 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए व्यवहार किए जाने वाले प्रतिभूतियों को पूंजी बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार प्रायः 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, ठीक है। प्राथमिक बाजार यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को केवल पहली बार बेचा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रतिभूति बेची नहीं जाती, प्रतिभूति बेची जाती है, लेकिन केवल पहली बार। मतलब पहली बार का मतलब है इसमें कि इसमें सारे के सारे नए प्रतिभूति बेचे जाते हैं। कोई भी पुराना प्रतिभूति बाजार प्राथमिक बाजार में नहीं जाता है। जैसे कि मान लेते हैं टाटा है, अभी टाटा ने मान लेते हैं नई थार गाड़ी निकाली है। अब वो थार के शेयर्स बेचना चाहती हैं, तो वो क्या करेगी? वो प्राथमिक बाजार में थार को बेचेगी। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ अच्छे से और अच्छे समझाने के लिए, कि टाटा कंपनी ने अपने थार कार के जो शेयर है वो प्रतिभूति जो है प्राथमिक बाजार में बेच दिया, और तुम आए खरीदने के लिए, तुमने प्राथमिक बाजार से थार के शेयर्स खरीद लिए। अब तुम जब प्राथमिक बाजार से खरीदने के बाद सोचोगे कि भैया अब मेरे को तो प्रॉफिट हो गया इस पे, अब तुम उसे बेचना चाहोगे, तो तुम उसको बेचने के लिए प्राथमिक बाजार में नहीं जाओगे वापस, तुम उसको बेचने के लिए गौण बाजार में जाओगे वापस, ठीक है। तो गौण बाजार क्या होता है वो देख लेते हैं। यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मतलब कि जो शेयर तुमने एक बार प्राथमिक बाजार से खरीद लिया, तुम उसको बेचने के लिए वापस प्राथमिक बाजार में नहीं जा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक बाजार में नए नए शेयर्स केवल बेचे जाते हैं, ठीक है, और गौण बाजार में पुराने शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है। प्राथमिक बाजार से खरीदे गए शेयर को वापस प्राथमिक बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। उसको बेचने के लिए
गौण बाजार में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। प्राथमिक बाजार का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर नई तुम्हें खरीदनी है तो वो तुम्हें प्राथमिक बाजार से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और गौण बाजार में वही चीज़ें तुम दोबारा से किसी को बेचना चाहते हो तो तुम्हें गौण बाजार में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास मान लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हो तुम्हारे पास एक नया कूलर है। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है नहीं, मान लेते हैं कि तुम कूलर खरीदना चाहते हो। ठीक है, तुम एक कूलर खरीदना चाहते हो, तो कूलर खरीदने के लिए कहाँ जाओगे? दुकान में जाओगे जहाँ पर नए नए कूलर बिकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक बाजार कहलाएगा। जहाँ से तुम नया कूलर खरीदोगे वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि पुराने कूलर भी वो लेते हैं और पुराने कूलर का मतलब तुम्हें नए कूलर दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत जगह कहीं का हो सकता है, रेयर चांस होता है, लेकिन जो ऐसे काम वाले होते हैं वो प्राथमिक में नहीं आते, वो गौण बाजार में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक बाजार में केवल वह बंदा आता है जो केवल नई नई चीज़ों को बेचता है। ठीक है, जैसे कि मॉल्स हो गई, जो नए बड़ी बड़ी मॉल्स होती हैं, मॉल्स में देखोगे तुम कि केवल वहाँ से चीज़ें बेची जाती हैं, वहाँ पे कोई चीज़ वापस ली नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती वापस। तो जो जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं वो प्राथमिक बाजार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब तुम्हें नया कूलर चाहिए था तो तुम मॉल्स में गए, वहाँ से नया कूलर ले आए। अब तुम सोचोगे कि मैं कूलर यार अब हो गया टाइम, इसे सही नहीं लग रहा, चलो छोड़ो हटाओ इसको बेच देते हैं। तो तुम इसे बेचना चाहोगे तो तुम वापस उस मॉल में जाके इसे नहीं बेचोगे। जब तुम्हें इसे बेचना है तो तुम या तो किसी कबाड़ी वाले के पास जाओगे या तो कोई किसी दूसरे बंदे के पास जाओगे जो कूलर खरीद रहा हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कबाड़ी वाला, और या कोई दूसरा बंदा जो खरीदेगा तुमसे वो क्या कहलाएगा? वो गौण बाजार कहलाएगा। अब बात समझ में आ गई कि अगर तुम्हें कोई नई चीज़ खरीदनी है तो तुम्हें प्राथमिक बाजार में जाना पड़ेगा, और यदि तुम्हें कोई चीज़ पुरानी खरीदनी है या बेचनी है, सेकंड हैंड लेनी है, वो गौण बाजार में जाएगा। बात समझ में आ गई। अब पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आई हो कोई तो सब सोचना वोचना मत ज़्यादा, फट से न क्या करना, कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई ये बच्चों को समझ में नहीं आई है, दोबारा से समझाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है। भागीदारी कैसी है इनकी देख लेते हैं। वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां तथा साधारण जनता पूंजी बाजार में भाग लेती है, और मुद्रा बाजार में आरबीआई, वित्तीय संस्थाएं तथा वित्तीय कंपनियां भाग लेती हैं। इसमें अगर एक नंबर का प्रश्न जो बनता है वो यह बनता है, पूछा जाएगा तुमसे, अगर एक नंबर के प्रश्न में अगर ये पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा? यह पूछा जाएगा कि पूंजी बाजार में कौन भागीदार होता है या कौन भागीदार नहीं होता है। ठीक है, दे दिया जाएगा ऑप्शन। जैसे तुमसे पूंजी बाजार में पूछ लिया जाएगा कि कौन भागीदार नहीं होता है, ऑप्शन में क्या दिया जाएंगे? बैंक, कंपनियां, साधारण जनता, और एक एग्जाम्पल तुम्हें मुद्रा बाजार से दे देगा आरबीआई। अब तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा पूंजी बाजार में भाग नहीं लेता है, तो तुम्हें पता है कौन सा भाग नहीं लेता? आरबीआई है जो पूंजी बाजार में भाग नहीं लेता है। ठीक इसी प्रकार से मुद्रा बाजार में भी पूछा जाएगा कि मुद्रा बाजार में कौन भाग नहीं लेता है, तो तुम्हें पता है पूंजी बाजार में साधारण जनता भाग नहीं ले सकती है, बैंक नहीं ले सकती है। ठीक है, ये ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, अन्यथा पूरी की पूरी ये डिफरेंसेस ही पूछी जाती हैं, ये अंतर ही पूछ लिया जाता है 3 नंबर का। ठीक है, तो हमने भागीदारी देख ली, प्रपत्र देख लेते हैं। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र आदि पूंजी बाजार में शामिल होती है। प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर, समता अंश मतलब कि इक्विटी शेयर, ऋण पत्र, ठीक है, डिवेंचर, ये तुम्हारी पूंजी बाजार में शामिल होती हैं। और तुम्हारा मुद्रा बाजार में खजाना बिल, वाणिज्य बिल, कमर्शियल पेपर, ये तीनों चीज़ें तुम्हारे मुद्रा बाजार में आती है क्योंकि इनकी अवधि 1 साल से कम की होती है। ठीक, राशि इनमें क्या है देख लेते हैं। प्रायः इनका अंकित मूल्य कम होता है। ठीक है, पूंजी बाजार में किसी भी प्रतिभूति का जो अंकित मूल्य होता है वह फेस मूल्य से कम होता है, और जो तुम्हारा मुद्रा बाजार में होता है इनका मूल्य अधिक होता है। ठीक है, अवधि, इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है और मुद्रा बाजार की अवधि 1 वर्ष से कम होती है। तरलता, पूंजी बाजार में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, और मुद्रा बाजार में तरलता रहती है क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होती है। किसी ने भी अगर इसमें मान लो इन्वेस्टमेंट किया मुद्रा बाजार में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल के लिए रखेगा, हो सकता है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद निकाल ले। तो इसमें क्या होता है मुद्रा बाजार में कि डेली, हर साल से 1 साल से पहले पहले डेली खरीद बिक होती है। अगर मैंने कोई
शेयर खरीदा मुद्रा बाजार में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखूंगा, 1 साल ही रखूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकता, तो हो सकता है मैं 2 महीने में बेच दूँ, 4 महीने में बेच दूँ, ऐसे ही करके इसमें जल्दी जल्दी खरीद बिक्री होती रहती है, इसलिए इसे इसमें तरलता ज़्यादा होती है पूंजी बाजार की तुलना में, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस हमने पढ़े, एक डिफरेंसेस और है वो भी देख लेते हैं, और फिर ये एक्सरसाइज तुम्हारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक व गौण बाजार में क्या अंतर होता है, ठीक है। पेपर में इंपॉर्टेंट यही है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले डिफरेंस ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है अब तक, ठीक है। प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में क्या अंतर है। निर्गमन देख लेते हैं इसका कैसे होता है। प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, और गौण बाजार में पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। जो पीछे बताया मैंने, प्राथमिक बाजार में नई चीज़ें बेची जाती हैं, और गौण बाजार में पहले से बेची गई चीज़ों का खरीद बिक्री होता है। क्रय विक्रय का क्या है इसमें सिस्टम देख लेते हैं। निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक बाजार से केवल नई चीज़ों को तुम खरीद सकते हो, ठीक है। नई चीज़ों का मतलब यहाँ पे मेरा शेयर से है, ठीक है। समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और गौण बाजार में इसमें क्रय तथा विक्रय दोनों कर सकते हैं। गौण बाजार में तुम खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, लेकिन एक ही चीज़ इसमें कॉमन होगी, और वो कॉमन चीज़ ये होगी कि जो भी तुम खरीदोगे और बेचोगे वो नई नहीं होगी, वो पुरानी हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि नई चीज़ केवल तुम्हें प्राथमिक बाजार में मिलेगी, ठीक है। और प्राथमिक बाजार में केवल खरीदा जाता है, ठीक है। और गौण बाजार में खरीदा और बेचा दोनों शामिल होता है, ठीक है। क्या है स्थान इनके, कहाँ पर है। इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है, जो प्राथमिक बाजार होता है इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है, लेकिन जो गौण बाजार है इसके विशेष स्थान होते हैं, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिए थे ना पीछे, ग्रो, एंजल वन, वो सारे क्या है, वो स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे शेयरों का क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अगला है मूल्य निर्धारण। प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक बाजार में कंपनियां यह निश्चित करती है कि उनके शेयर का क्या मूल्य होगा। गौण बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जो गौण बाजार होता है इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य कौन निर्धारित करता है, तो इसमें निर्धारित मांग और पूर्ति की जो उतार चढ़ाव होती हैं उनके अनुसार होती है। जैसे किसी भी स्टॉक की डिमांड बढ़ गई तो क्या होता है, उसके प्राइजेस कम हो जाते हैं, और जब उसकी डिमांड कम होती है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मांग पूर्ति तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो ये होती है अंतर इन दोनों में, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक कमेंट करना और मुझे बता देना कि हाँ भाई ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, ठीक है, ताकि मैं दोबारा समझा पाऊँ तुम्हें, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। कमेंट में बताना अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पूछना चाहते हो तो बेझिझक नीचे कमेंट कर देना। अगर फिर भी अगर तुम चाहते हो तुरंत तुम्हें तो अभी क्वेश्चन पूछो अभी उत्तर मिल जाए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हो, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं तुम्हारी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।